हेलो। चलिए सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। ध्यान दो दोस्त। तो शुरू करते हैं काम को। देखिए, 2x + 3y -5z बराबर 18। 3x + 2y + z बराबर 29। x + y + 3z ये हमारा 17 है। xy + yz + zx का मान क्या होगा? देखिए, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप तीनों इक्वेशन को रिलेट करके सॉल्व करके एक नया इक्वेशन बना करके फिर आप इसको बना सकते हैं। ठीक है। तो मेरे दोस्त, वो तो हुआ एक, चलो एक तरीका है। लेकिन अगर आप इसे ऑप्शंस सॉरी वैल्यूज से बनाना चाहें तो वैल्यूज से भी बना सकते हैं। जैसे आज अगर x का मान हम 5 रखें, y का मान हम 6 रखें और z का मान 2 रखें, तो थोड़ा सा देखो मेरे दोस्त कि क्या होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर x का मान 5, y का मान 6 और z का मान 2 रख रहे हैं। तो 10 और ये 18, 28, 28 में 10 गया तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 5 रखते हैं, 6 रखते हैं, तो देखिए 30 और 12 42, 42 और 2 सॉरी 15 है, सॉरी 15 और 12 27, 27 और 2 29 हो जाएगा। ये देखो 5, 6 और ये हमारा 2 है, तो 5 और 6 11, 11 और 6 हो गया 17। यानी कि 5, 6 और 2 रखने से तीनों इंफॉर्मेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया है। अब यही वैल्यूज हम क्वेश्चन में रखेंगे और आराम से सॉल्व कर लेंगे। x इंटू वाई तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। वाई जेड तो मेरे दोस्त ये हमारा 6 दूनी 12 होगा। जेड एक्स ये हमारा 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये 40 और 12 हो जाएंगे 52। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 52 होगा। तो बनाने के लिए आप इस चीज को इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी और एक और तरीका है, और वो तरीका वही है कि समीकरण को रिलेट कर करके, मतलब दो समीकरण को सॉल्व करो, एक वेरिएबल काटो, दो वेरिएबल के रूप में समीकरण आएगा। फिर दूसरे दोनों को सॉल्व करो, फिर दो वेरिएबल के रूप में समीकरण लाओ। तब जाकर मेरे दोस्त आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो आप जो तरीका यूज करना चाहें, बेसिक तरीका यूज करना चाहेंगे, लंबा सॉल्यूशन जाएगा। और इस तरह से अगर आप वर्बली वैल्यू पुट कर करके अगर आप देख लेते हैं जल्दबाजी में, तो फिर आप जल्दी से भी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब आप इसको देखिए, x + y + z बराबर 19, xy yz zx बराबर 114। तो बताइए जरा सा इसका मान क्या होगा। अब आप यहां देख लो, x³ + y³, ध्यान देना, x³ + y³ और +z³ और माइनस में 3xy और z। क्या हो जाएगा ये? तो x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz, ये मेरे दोस्त हमारा होगा x + y + z का होल, x + y + z और इंटू, यहाँ ध्यान दो, x + y और +z का होल स्क्वायर और -3xy + yz और प्लस में, ध्यान देना, प्लस में ये मेरा zx। ठीक है। अब यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि x + y + z का मान हमारा 19 है। xyz का मान 19, 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा और -3 × 114, तो ये हो जाएगा आपका 342। ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए 19 और 361 में 342 जाएगा तो एक और 19 हो जाएगा। यानी कि इसका मान निकल गया 19, 19 × 19। अब इसी का रूट चाहिए था आपका, तो सोच के देखिए, जब इसका वैल्यू हमारे पास 19 और गुना 19 आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त ये हमारा 361 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये 361 है ना? 361, क्या बात करते हो? 361 मेरे दोस्त हमारा रूट के अंदर आएगा, जिसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 19 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 19 आएगा। ठीक है। बड़े काम बड़े सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, अल्फा बराबर 2 बीटा, 3 cos अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा? अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरे दोस्त अल्फा प्लस बीटा अगर हमारे पास 90 है और अल्फा जो है 2 बीटा के समान है, तो अल्फा की जगह पर 2 बीटा रखो,
और एक बीटा हमारा यहाँ पर है जो कितना हो गया, 90 हो गया। ये फाइनली हो जाएगा 3 बीटा और बराबर 90, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और जब बीटा का मान 30 हो जाएगा तो अल्फा का मान क्या होगा, 30 और दूनी 60 हो जाएगा। ठीक है भाई। आइए अब यहाँ पर 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा का मान हमारा 60 डिग्री है, और -2 साइन स्क्वायर बीटा, बीटा का मान ये हमारे पास 30 डिग्री है। अब ये देखिए 3 कॉस 60 1/4 हो जाएगा, -2 इंटू साइन 30 1/2 करेंगे, ये भी 1/4 होगा। फाइनली 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, और कहीं से भी कोई आपत्ति किसी को भी नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, आ जाओ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन देखो सबसे पहले कि ये क्वेश्चन है क्या। मेरे दोस्त ये क्वेश्चन त्रिभुज एबीसी में बीडीएसी पर लंब है। ये देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का नाम अगर हम ए बी और सी देते हैं तो इस त्रिभुज में बड़े काम की बात एक लिखा हुआ है कि बीडी लंब एसी। लीजिए बीडी जो है ये हमारा एसी पर लंब है, ये बीडी लंब एसी हो गया। फिर हमें कह रहा है बीसी पर एक पॉइंट ई है, बीसी पर कहीं एक पॉइंट है ई। इस प्रकार बीसी पर एक पॉइंट ई इस प्रकार है कि ई ए सी का मतलब है कि इसको मिलाना होगा, तभी जाकर के मेरे दोस्त ई ए सी कितना, तो ई ए सी अगर देखने गए तो ये हमारा है 46। साथ ही साथ क्या दिया है, ई बी डी बराबर 60। ध्यान दो ई बी डी ये हमारा दिया हुआ है 60, ई बी डी हमारा 60 दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि इस कोण का मान क्या होगा, ए ई बी। ठीक है भाई, तो ए ई बी या ये कह सकते हो बी ई ए, इसी कोण का मान हमसे मांग रहे हैं, बी ई ए इस कोण का मान। ठीक, अब हम आपसे क्या पूछ रहे हैं उसको देखिए कि 90 है और ये हमारा 60 है, तो ये मेरे दोस्त हमारा क्या होगा 30, कि 90 इस 60, तो ये क्या है हमारा 30। ठीक है भाई, तभी तो, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 90 60 तो ये मेरा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ए ई और सी ये मेरे पास एक त्रिभुज है, और अगर ये मेरे पास एक त्रिभुज है तो त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाओगे तो ये मेरा बहिष्कोण हो जाएगा, और बहिष्कोण सुदूरंतः कोण के योग के बराबर, तो 46 + 30 ये मेरा क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 76 होगा। कितना मेरे दोस्त, 76 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव सर जी लिख रहे हैं ध्यान दीजिए। अब इसको देखते हैं ये क्या है। कहता है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो बताइए दिए गए वृत्त की त्रिज्या धनात्मक हो तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। आपसे मैं बस इतना कहूंगा कि अगर कभी ऐसा स्थिति आ जाए कि एक वृत्त की बात हो जाए और एक वर्ग की बात हो जाए, ठीक है, और इन दोनों का पेरीमीटर इक्वल है, तो याद रखना वृत्त का एरिया वर्ग के एरिया से बड़ा होगा, वृत्त का एरिया वर्ग के एरिया से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो लीजिए वृत्त का एरिया वर्ग के एरिया से बड़ा होगा, बराबर के कोई चांस नहीं है। हम आपको एग्जाम्पल से दिखाते हैं। अगर परिमाप दोनों का सेम बोला है तो ऐसा करिए ना, वृत्त के परिमाप को भी 44 मान लीजिए, और 4 गुना भुजा वर्ग के परिमाप को भी 44 मान लीजिए, तब तो यहाँ वर्ग की भुजाएं 11 हो जाएगा, और यहाँ से 2 पाई अगर 44 होगा, आर का मान निकाल के देखिए 7 होगा। अगर आर का मान 7 होगा तो एरिया क्या होगा वृत्त का 154, और जिस वर्ग की भुजा अगर 11 है उस वर्ग का एरिया क्या होगा, 11 का स्क्वायर बोले तो 121। तो आप ही देखिए 154 और 121, बोले किसका एरिया ज़्यादा है, वृत्त का एरिया ज़्यादा है वर्ग के एरिया से। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसको देखिए ये आखिर है क्या, इस पर बात करें। ये कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 29 अनुपात क्या है 20। कह रहा है इसका आयतन इतना है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब मेरे दोस्त मैं आपसे एक सवाल फिर पूछता हूं, देखिए ध्यान से, आप पहले एक शंकु बनाइए। ठीक है भाई, एक शंकु
लीजिए, हम यहाँ पर एक शंकु बना रहे हैं और आप देखिए शंकु बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब ई हमारे पास त्रिज्या है और मेरे दोस्त ये क्या है, ये हमारे पास इसकी हाइट और ये हमारा लेटरल हाइट है। तो लेटरल हाइट और रेडियस 29 अनुपात कितना, 29:20। ये मेरा 29x है और ये मेरा 20x, अनुपात की राशि x मान लिया। तो सोच के देखिए, अगर ये मेरे पास 20x है और ये मेरे पास 29x है, ये 29 और ये 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 21x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20, 21 और 29 ये मेरा ट्रिपलेट होता है। 20, 21 और 29 ट्रिपलेट होता है। ये 29 है, ये 20 है, तो ये हमारा 21 ही होगा। अब रही बात शंकु का आयतन, 1/3 पाई आर स्क्वायर करने जाएंगे तो 400 हो जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना हमारा है 21x, और यही आयतन हमें दिया हुआ है कितना, आयतन दिया है 4838.4 पाई। ठीक है, अब यहाँ से पाई से पाई तो आप पहले काट दीजिए। ठीक है, अब जो कटने वाला है वो मेरे दोस्त आप काटिए। आप अगर इसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि क्या कैलकुलेशन हो सकता है, बड़ी प्यार से कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं कैसे कैलकुलेशन यहाँ से हो सकता है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि ये हमारा 7 बार में कट गया मेरे दोस्त। आप कहोगे हाँ जी सर, ऐसा करो, ये 7 चौके 28, 2800 एक्स क्यूब और बराबर इधर क्या हो जाएगा, ये 38.4। मेरे दोस्त पॉइंट हटाइए और नीचे में आप x डालिए और आप देखिए जो कटने वाला है काटिए। यहाँ से 7 चौको 28 और 7 से अगर इसको काटते हैं 7 6 42, बच जाएंगे कितने 6, 7 9 63, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इसके बाद आप देख लीजिए मेरे दोस्त क्या किससे कट सकता है। और तो आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि डेसिमल जब आप हटाए थे तो नीचे 10 आया होगा। ठीक, और मेरे दोस्त काटिए तो ये 100 बार में कटेगा। और जरा इसको काटिए, मतलब 4 से काटे हैं, 4 गुने 100 और 4 से इसको काटेंगे 1700, 17 चौके 68, बचेगा मेरे दोस्त 11। तो क्या हो जाएगा, 4 से काट रहे हैं ना, तो 4 दूनी 8, बचेंगे 3, 4 सते मतलब 4 अठे 32। वेरी गुड। तो यहाँ से मेरे दोस्त हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा और ये हमारा 1728 और बटे में ये 100 जाके 10 में गुना होगा तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, इसका घनमूल, एक 1728 का घनमूल 12 और 1000 के लिए 10, यानी x का मान हमारे पास क्या है 10 है। और जब x का मान हमारे पास 10 है, हमें क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या आप देख लीजिए 20x है, तो 20x में x का मान डालिए तो x का मान हमारा हो जाएगा 12 और बटे में 10। तो मेरे दोस्त यहाँ से 24 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 24 आ गया। ठीक है भाई, तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन देख पा रहे हो। थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न रहे तो कैलकुलेशन करना पड़ता है। सर क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इस क्लास का पीडीएफ तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये हमें क्या कहा कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो संख्या 2 3 6 5 स्टार और 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि वो 4 से विभाज्य हो। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 3 6 5 और ये मेरे दोस्त हमारा स्टार है और साथ में 4 है। हम ये देख रहे हैं कि इस स्टार की जगह पर क्या रखें अगर ये 4 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो, 4 से। तो मेरे दोस्त अगर ये 4 से डिविजिबल हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। किसी संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। और आज अगर ये पूरी संख्या मेरे दोस्त 4 से कट रही है तो आखिरी 2 अंक तो 4 से कटेगी कटेगी। ठीक है, अब मेरे दोस्त बात इस स्टार का है, तो स्टार का मान क्या रखें। अब आखिरी 2 अंक में अगर स्टार की जगह पर हम 0 रखेंगे तो भी ये 4 से कट जाएगा। अगर हम 2 रखेंगे तो भी 4 से कट जाएगा। अगर हम 3 रखेंगे तो नहीं, लेकिन 4 रखेंगे तो भी हो जाएगा। 6 रखेंगे तो भी हो जाएगा।
7 रखेंगे तो नहीं, लेकिन 8 रखेंगे तो भी कट जाएगा, और 9 रखेंगे तो नहीं। यानी कि इस स्टार के जगह पर 0 2 4 6 8 में से कोई भी रख देंगे तो आखिरी 2 अंक 4 से कट जाएगा। हमें चूंकि लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए था बड़ी से बड़ी x का, तो वो मान हो जाएगा 8। यानी मैक्सिमम 8 आप रख देंगे तो मेरे दोस्त ये आखिरी 2 अंक 4 से कट जाएगा, और जब आखिरी 2 अंक 4 से कटेगा तो पूरी संख्या ही 4 से कट जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, आओ ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हालांकि ऑप्शन से डायरेक्ट आप 2 और 8 में से कोई 2 रखेंगे तो भी, 8 रखेंगे तो भी, 9 रखने से तो कटता नहीं, 8 हमारा आंसर ऐसे ही हो जाता। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आओ जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या हो सकता है। अब इस सवाल को देखिए, यह है अपना 603 और गुने में 597। हमें कहा बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ये तो बहुत आसान है, कैसे? इसको हम 600 प्लस में 3 लिख सकते हैं, और मित्र मेरे इसको हम क्या 600 और माइनस में 3 लिख सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। अब ये देख लीजिए यहाँ से 9 जैसे ही आप घटाएंगे तो 35,999, और मेरे दोस्त ये हो जाएगा मेरा 1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा ये? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, 8 नंबर। चलो अब इसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि b बाई ए हमारे पास 0.7 है। अगर हमारा b बाई ए और ये यदि 0.7 है, तो सोचिए जरा सा, अगर हम डेसिमल हटा लेते हैं तो क्या ये 7/10 नहीं हो जाएगा? कहोगे हाँ जी सर। तो a के लिए 10 और b के लिए 7, आप आराम से इसमें यूज करके काम कर सकते हो। बोलो a का मान कितना है? तो a का मान 10 है, b का मान 7 है। a का मान 10 है, b का मान 7 है, प्लस 11 और बटे में 34। तो ऊपर में यहाँ पर 3/17 और मेरे दोस्त 11 और बटे में 34। एक काम कर लो मेरे भाई, अगर यहाँ पर 34 है तो इसको भी 34 बनाओ 2 से गुना, तो आप इसको भी 2 से गुना कर दीजिए। अब आप एलसीएम लीजिए 34, तो ये हो जाएगा 6 और प्लस 11 यानी कि कितना? तो ये मेरे दोस्त हमारा हो जाएगा 17, यानी कि 1/2 फाइनली 0.5। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वेरी सिंपल, वेरी रिप्लाई भी कीजिए क्वेश्चन का खुशबू जी। हाँ ठीक है। किस बैच में मिलेगा? ये टेस्ट वाली बैच में ही मिलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, उधर से सॉल्व करो। ठीक है, क्यों इधर से सॉल्व करेंगे? इधर से परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है हमें। बोलो 36 का वर्गमूल 6 होगा, आप कहोगे हाँ। 36 का वर्गमूल 6, अब 6 मेरे दोस्त इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा कितना? 256। 250 और प्लस 6 256, 256 का वर्गमूल 16। अब उस 16 को इसमें जोड़िएगा, हो जाएगा 1296, 1296 का वर्गमूल 36। अब 36 यहाँ पे आके जोड़िएगा तो 576, 576 का वर्गमूल हो जाएगा 24, और 24 जैसे ही इसमें जोड़िएगा ये हो जाएगा 4624, जिसका वर्गमूल हो जाएगा 68। यानी 4624 का वर्गमूल हो जाएगा 68। इस क्वेश्चन का आंसर 68 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, आओ तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। ये कह रहा है x प्लस 1/x का मान 4, x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा? तो x प्लस 1/x का मान अगर m हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा? ये mq और माइनस का 3m हो जाएगा। mq और माइनस का 3m हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए मेरे दोस्त देखिए इसको, ये क्या है? तो ये हमारे पास मित्र मेरे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 गुने 4, ये 64 और माइनस 12, ये कितने हो जाएंगे? 52। ये मेरे दोस्त हमारा कितना हो जाएगा? 52। ठीक है भाई, चलो तो ये हमारा 52 हो गया। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसको देखो 12 नंबर सवाल है, और क्या है ये मेरे दोस्त? ये हमारा cos x और बराबर माइनस का 1/2 है। अब तनी सोच के देखो, हमें ऑप्शन ही तो बोला है, हम ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन अगर हम ऑप्शन ट्राई करें 4π/3,
इसको तो पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। ये हमारा कॉस 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस में, ध्यान देना, कॉस 180 प्लस थीटा, ध्यान से देखो, पाई प्लस पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 तो हो जाएगा, 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। यानी फाइनली आप ये देख पाएंगे कि -1/। लेकिन अब थोड़ा सा इस पर भी आ जाइए, अगर cos 2 पाई बाय 3 को क्या पाई माइनस पाई बाय 3 कह सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर। तो यहाँ भी आपका हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा माइनस में cos थीटा, तो ये भी मेरे दोस्त हमारा -1/2 आएगा। अब इसको अगर देख लिया जाए, cos ये हमारा हो जाएगा पाई और प्लस में, एक काम कीजिए 2 पाई और माइनस पाई बाय 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 पाई बाय 3। अब cos 360 माइनस थीटा, ये होता है cos थीटा, जो हो जाएगा आपका 1/2। तो मेरे दोस्त हमें तो 1/2 चाहिए था ना, तो 1/2 कहाँ कहाँ हो रहा है? तो 1/2 मेरे दोस्त यहाँ भी हो रहा है, 1/2 हमारा यहाँ भी हो रहा है, यानी हमारा ये भी आंसर हो जा रहा है और हमारा ये भी आंसर हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं, हमें ये एक चीज़, ये क्या हो गया, 4 पाई का मतलब पाई प्लस पाई बाय 3, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर देख लीजिए, पाई माइनस पाई बाय 3, ये भी 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो ये हमारा कॉस 180 माइनस थीटा, तो मेरे दोस्त ये भी हमारे पास माइनस कॉस थीटा -1/2 यहाँ भी आ रहा है। यानी हमारा ए भी सही है और बी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए? डी नंबर सही होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखना, ये हमारे पास ये है एक ट्रेंगल, ठीक है, और ट्रेंगल में आप एक साइड को आगे बढ़ा दो, ये होगा आपका बहिष्कोण, ठीक है, ये आपका बहिष्कोण हो गया, ये आपका अंतःकोण हो गया। अब मेरे दोस्त ध्यान रखना, इस बहिष्कोण का बाइसेक्टर और इस अंतःकोण का बाइसेक्टर, यानी इसका बाइसेक्टर और मेरे दोस्त इसका बाइसेक्टर जहाँ पर भी मिलेगा, तो ये वाली जो एंगल है ना, वो हमेशा इसका आधा होगा। यानी यहाँ पर अगर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा, तो इसका यहाँ आधा होगा, इसका यहाँ डबल होगा, ठीक है। तो हमें कह तो रहा है कि मेरे दोस्त ये भी बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताओ सर, सी पर बना हुआ कोण 34 है, यानी ये हमारा 34 है, तो इसका आधा यहाँ पर बनेगा, ये हमारा 17 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हमारा 17 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलो, एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब इसको देख लेते हैं मेरे दोस्त, ये क्या है। अब हमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है आर क्यू पी के, ए बी बराबर 4, बी सी बराबर 6, ए सी बराबर 5, दोनों के एरिया का रेशियो 9:4, पी क्यू का मान क्या होगा? एक बात जानते हैं, आज अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लगाएंगे ना, तो फर्स्ट टू का रेशियो फर्स्ट टू के साथ, यानी कि ए बी का रेशियो बनेगा क्यू आर के साथ, ठीक है भाई। सेकेंड टू का रेशियो सेकेंड टू के साथ, यानी बी सी का रेशियो बनेगा क्यू पी के साथ। फर्स्ट एंड लास्ट यानी ए सी, और फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि पी आर, ये दोनों तीनों रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे? ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हमें कहा गया है कि सर दोनों का एरिया दे देते हैं, आप मुझे पी क्यू बता दीजिए। तो लीजिए, अगर आप एरिया ट्रेंगल ए बी सी और मेरे दोस्त एरिया ट्रेंगल आर क्यू पी, अगर इसका हम एरिया का रेशियो लेंगे, तो एरिया का रेशियो पहले से दिया हुआ है 9:4 9:4, ठीक है भाई, एरिया का रेशियो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एरिया जब कह रहा है, तो उस समय मेरे दोस्त जैसे पी क्यू आर भी लिखा हुआ है, तो आपको इसको लेकर नहीं घबराना है। आपको मुख्य रूप से ध्यान यहाँ देना है कि जब सिमिलर लिखा हुआ है तो लेटर का ऑर्डर क्या है, क्योंकि इसी के हिसाब से रेशियो बनेगा। बाकी एरिया लिखते समय तो अपने मन से भी एडजस्ट कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या चाहिए मेरे दोस्त? आपको चाहिए पी क्यू। तो पी क्यू आपको कहाँ दिख रहा है? पी क्यू हमें इसमें दिख रहा है, तो हमें इसको लेके चलना होगा। तो यहाँ पर हम कह सकेंगे कि बी सी और पी क्यू के स्क्वायर के रेशियो के बराबर ये आपका एरिया का रेशियो होगा।
अब बताओ BC कितना है, BC हमारा 6 है। बात हमारे PQ का आ गया, तो PQ हम नहीं जानते, और मेरे दोस्त स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब 3 दूनी 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर PQ बराबर हमारा क्या होगा, 4 होगा। तो PQ का मान हमारा 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आया होगा। तो PQ का मान 4 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला 444। अरे कम से कम लाइक का बटन भी तो प्रेस करना चाहिए ना। इतने लोग लाइव हो, 400 प्लस लोग लाइव हो, और लाइक का बटन केवल एक 166, अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ी तो प्यार लुटाओ तुम भी। मैं अपना प्यार तो लुटा ही रहा हूं, और अपना प्यार भी तो लुटाओ। देखो भाई, मेहनत के लिए प्यार तो मिलना ही चाहिए। एक गोलाकार ट्रैक की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या इतना इतना है। 7 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ट्रैक को समतल करने की लागत क्या होगी। अब मेरे भाई थोड़ा यहां देखो, अगर सर्कुलर ट्रैक है, अगर सर्कुलर ट्रैक है, ध्यान देना जरा, सर्कुलर ट्रैक यानी ये सर्कुलर ट्रैक है। अब आप देख लो मेरे दोस्त, सर्कुलर ट्रैक ये है अपना ट्रैक, ये रहा ट्रैक, ठीक है। इन रेडियस कितना, इन रेडियस दिया है 23, और सरकम रेडियस कितना, 29। ये छोटी आर है, ये मेरा बड़ी आर है, ठीक है भाई, छोटी आर और बड़ी आर। अब यहां से हम देख रहे हैं कि हमें ट्रैक को समतल करने की बात किया गया है। लो मेरे दोस्त, ट्रैक को समतल करते हैं, तो इसके लिए पहले हमें एरिया निकालना होगा, पाई बड़ी आर स्क्वायर और माइनस छोटी आर स्क्वायर। लो मेरे दोस्त, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 22/7, ठीक है। आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, तो हो जाएगा 29 और प्लस 23, और मेरे दोस्त ये 29 और माइनस में 23, यानी फाइनली हो जाएगा 22/7। 9 3 12, ये 52 हो जाएंगे, और 29 में से 23 गया तो 6 हो जाएंगे। तो ये हो गया मेरे दोस्त हमारा एरिया। अब इसके लिए कॉस्ट क्या है उस पर भी थोड़ा फोकस करो। ये कह रहा है कि 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 और 6 हो जाएगा 132, और गुणे में मेरे दोस्त 52। जैसे मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट 4 आएगा, और इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे, बहुत सिंपल है, ये आपका 68 64 हो जाएगा। डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हो, 13 चौके 52, तो ये 13 से डिविजिबल है। यहाँ देख लो, 13 दूनी 26, बच जाएंगे 6, 13 पचे 65, तो ये तो 13 से डिविजिबल नहीं होगा। 13 से डिविजिबल यहाँ पर भी है, और यूनिट डिजिट 4 भी है, 2 दूनी 4 भी है, और 13 का मल्टीपल भी है। हालांकि BPSC है तो गुना भाग तो मेरे दोस्त करना पड़ जाता है। हाँ हाँ खुशबू जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त प्रॉफिट लॉस का क्लास वहाँ अवेलेबल है। क्या लिख रही हैं सर, ज्ञान गुरुकुल पटना चैनल पर आपका ही वीडियो है ना, प्रॉफिट लॉस का देखना था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं, मेरा ही वीडियो है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 cos थीटा, ये कोई पूछने वाली बात है, चैनल ही अपना है तो वीडियो किसका होगा। है, देखो 2 cos थीटा प्लस सेक थीटा और -2√3 बराबर 0। थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान इनमें से क्या होगा। अब आप थोड़ा सा मेरे दोस्त इस बात पर ध्यान दो, ये क्या है समझना। 2 cos थीटा प्लस सेक थीटा और -2√2 बराबर 0। थीटा एक न्यून कोण है, तो बताइए थीटा का मान क्या होगा। अब आप इसको सॉल्व करके थीटा मत निकालो, ऑप्शन डाल दो। अब जैसे हमने यहाँ पे √2 देखा ना, तो पहला ही मेरा मन कर गया 45 डालने की। क्यों, क्योंकि मेरे दोस्त सॉल्व कर, इसमें अगर थीटा डालें तो 0 के बराबर भी होना चाहिए, और √2 का मामला तो 45 में ही होता है। तो चलिए, ये हमारा 2 है, cos 45 1/√2 हो जाएगा, और माइनस ये देख लो आप सेक थीटा, तो मेरे दोस्त सेक थीटा, तो सेक 45 आपका क्या होता है, √2, ओके, और माइनस में 2√2। अब यहाँ देखना, ये तो मेरे दोस्त कट जाएगा √2 बार में, अब √2 प्लस √2 ये हो जाएंगे 2√2,
और माइनस का 2√2, फाइनली कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब है कि 45 डिग्री डालने से LHS बराबर RHS वेरीफाई हो गया, यानी यहां पर थीटा का मान कंफर्म मेरे दोस्त 45 ही होना है। वेरी सिंपल है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर पे आइए और देखिए आखिर क्या है 17 नंबर। 17 नंबर कहा गया कि हमारे पास मेरे दोस्त एक सर्कल है, ये रहा एक सर्कल। फिर हमसे कहा गया कि एक 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर, इससे 10 सेमी की दूरी पर, ध्यान से देखो मेरे दोस्त, इससे 10 सेमी की दूरी पर एक पॉइंट है, 10 सेमी की दूरी पर एक पॉइंट है, मान लीजिए कि एक पॉइंट या P है। हमें कहा इस पर P से वृत्त पर दो बिंदु Q और R पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, यानी इस पॉइंट से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। फटाफट दो स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए। एक स्पर्श रेखा इस पर और एक स्पर्श रेखा इस पर, ठीक है भाई। कहाँ कहाँ खींचा गया है, Q पर और R पर खींच दिया मैंने। अब ये मेरे दोस्त हमारा क्या है, ये हमारे पास सेंटर है, ओ सेंटर। त्रिज्या हमारे पास 6 है, लो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और त्रिज्या हमारा 6 सेमी है, तो त्रिज्या हमारा 6 सेमी हो गया, ठीक है। अब आप तनिक सोच के देखो कि अगर ये 10 ये 6 तो ये कितना है, 8 सेमी है, ठीक है। और ये हमारे पास 10 ये 6 तो ये हमारा क्या है, 8 सेमी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब क्या करना है मेरे दोस्त, PQOR, PQOR का एरिया चाहिए, एरिया ट्रेंगल PQOR, है ना, एरिया ट्रेंगल PQOR, PQOR, ठीक। तो PQOR का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए मेरे दोस्त आप देखो जो ट्रेंगल यहां है वही ट्रेंगल यहां, 6 8 10, 6 8 10, एक का एरिया निकाल के डबल कर दो, पूरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है भाई। आओ जरा देख लो, अगर यहाँ पर ही निकालना है समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2, आधार कितने हैं 8, लंब कितने 6, कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ देख लो 1/2, आधार कितने 8, लंब कितने 6, कितना हो जाएगा 24, यानी 24 + 24 यानी 48, तो 48 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात करते हो, हैं मुस्कुरा क्यों रहे हो मेरे दोस्त, काम तो करना होगा ना। बिल्कुल, ऐसे ही लाइक का बटन प्रेस करते रहो, शेयर वेयर करते रहो, और एक से एक सवाल मैं आपको कराता रहूंगा, ठीक। देखो क्या लिखता है, जब 12 16 18 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को निर्धारित करते हैं, तो हर निर्धारित करते हैं विभाजित करते हैं, तो हर स्थिति में 4 से 7 आए, लेकिन x 7 से विभाज्य है, x के 1000वें स्थान पर कौन सा अंक होगा। मेरे दोस्त ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मजा आ गया देख करके, कहोगे क्या, अगर किसी संख्या में इन सब से आप भाग दें और प्रत्येक दशा में 4 रिमाइंडर आए, तो वो संख्या कुछ और नहीं, इनके एलसीएम से 4 ज्यादा होगा, क्योंकि एलसीएम तो कटने वाली नंबर है ना, एलसीएम तो कटने वाली नंबर होता है, लेकिन मुझे 4 रिमाइंडर चाहिए, इसका मतलब है कि इनके एलसीएम से 4 ज्यादा, ठीक है भाई, इनके एलसीएम से 4 ज्यादा, वेरी गुड। तो मेरे दोस्त उसका जब आप एलसीएम लेने जाओगे तो 3600 आ जाएगा, अब इसमें आप 4 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 3604, यानी यही वो वैल्यू है जिसमें हम उन सब से भाग देंगे तो 4 से आएगा। लेकिन मेरे दोस्त मतलब सिर्फ इतना से नहीं है कि उन सब से भाग देंगे तो 4 से आएगा, मतलब इससे भी है कि 7 से विभाजित होना भी चाहिए, तो क्या ये 7 से विभाजित है, नहीं, 7 से विभाजित नहीं है, तो ये मेरा रिजल्ट नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे, याद रखो 3600 वो नंबर है जो उन सब से कटने वाली है, 4 ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि 4 रिमाइंडर चाहिए। अब आपको पता है मेरे दोस्त, अगर 3600 उन सब से कट रहा है तो 3600 का कोई भी मल्टीपल लेंगे तो उन सब से कटेगा ही कटेगा,
लेकिन मुझे 4 रिमाइंडर भी चाहिए, इसलिए मेरे दोस्त +4 रखते हैं। यानी कि उन सब से भाग दें पर तो प्रत्येक दशा में 4 शेष आएगा। वो नंबर कुछ और नहीं, उन सब के एलसीएम या एलसीएम के किसी मल्टीपल से 4 ज़्यादा। अब हम एलसीएम के मल्टीपल में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मुझे 7 से विभाज्य भी चाहिए। अब देखो के का क्या मान रखेंगे कि 7 से कटेगा, तो इसके लिए आप यहाँ पर एक टेक्निक यूज कर सकते हो। क्योंकि आपको 7 से कटने वाली बनाना है, तो एक काम कर लो मेरे दोस्त, 7 से कटने वाली को छांटते चलो। अब 3600 में 3500, ये तो 7 से कट जाएगा, आप कहोगे हाँ, बचेगा 100। अब 100 में मेरे दोस्त 7 से भाग देंगे तो 98 तक तो 100 से कट जाएगा। यानी 3600 में 3500 100 से 7 से कट जाएगा, 3600 में से 3500 7 से कट जाएगा, बचेगा 100। 100 में 98 भी 7 से कट जाएगा, लास्टली क्या बचेगा 2k और प्लस मेरे दोस्त 4। ठीक है, ये सब हम काम क्यों कर रहे हैं? तो मेरे दोस्त ये भी 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, बस ये 7 से कट जाए तो काम हो जाए। ठीक है, तो हम ये सब क्यों किए हैं? ताकि के का मान रखना आसान होगा। यानी मेरा पूरा फोकस है इसको 7 से कटने वाली बनाने का। 1 रखूंगा नहीं, 2 रखूंगा नहीं, 3 रखूंगा नहीं, 4 रखूंगा नहीं, लेकिन जैसे ही 5 रखूंगा ना, 5 दूनी 10, 4 14, 7 से कट जाएगा। यानी आपको पता चल गया के 5वें मान के लिए इस 7 से कट जाएगा, तो तुरंत के का 5वां मान इसमें डाल दो। तो 3600 को 5 से मल्टीप्लाई करो और प्लस में 4, ये हो जाएगा हमारा 18,004। तो मित्र मेरे ये हम देख लिए 18,004। ठीक है भाई, 18,004। तो 18,004 यही हमारा वो नंबर है। हमें कहा 1000वें स्थान पर कौन सी डिजिट आएगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000वें स्थान पे 8 आएगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 8 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैथ का सिलेबस सिलेबस वेरी सून आपके सामने होगा, और वो बैच का नाम भी सारा कुछ क्लियर करके आज देखता हूं। ऑनलाइन बैच के बारे में बताइए, कौन सा बैच परचेज करें? जाके सीधा श्रद्धा बैच परचेज कर लीजिए, कोई किंतु परंतु नहीं। अब यहां देखिए मेरे दोस्त, ये क्या है? 19 संख्याओं का औसत 24 है। प्रथम 8 संख्या का औसत ये है और अंतिम 12 संख्या का औसत ये है। 8वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो जो शेष संख्या बचेंगे उनका औसत दशमलव के 1 स्थान तक आपको बताना है। पहली बात तो हम आपको ये बताते हैं, जब 19 संख्या में प्रथम 8 और अंतिम 12 करने जाएंगे, थोड़ा समझिए चीज को। क्या? ये देखो, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, मेरे दोस्त 11, ठीक है भाई, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और मेरे दोस्त 19। अब देखो यहां पर प्रथम 8 करने जाएंगे ना, तो प्रथम 8 यहां से यहां जाएगा, लेकिन जब अंतिम 12 करने जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहां से यहां तक जाएगा। प्रथम 8 बोलेंगे तो 1 से 8 जाएगा, और अंतिम 12 बोलेंगे तो मेरे मित्र वो 19 से 8 तक आएगा। यानी प्रथम 8 में भी 8वीं संख्या है और अंतिम 12 में भी 8वीं संख्या है। तब तो प्रथम 8 और अंतिम 12 को जब जोड़ेंगे ना, तो 8 और 12 20 संख्या जो होगा, तो कहोगे संख्या 19 ही था तो 20 कैसे हो गया? तो वही जो 8वीं संख्या 2 बार आएगा ना, इसलिए संख्या 20 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो याद रखना प्रथम 8 संख्या का अगर मेरे दोस्त हमारे पास माध्य है 26.5 तो योगफल होगा 8 गुने 26.5। अंतिम 12 का माध्य है 21.5 तो योगफल हो जाएगा 12 गुने 21.5। ठीक है, क्या बोला? अब आप सोचो, प्रथम 8 और अंतिम 12 को यदि हम जोड़ते हैं तब तो मेरे दोस्त ये हमारा क्या होगा? 20 संख्या का योग, और 20 संख्या के योग में से 19 संख्या का माध्य जो 24 है उसका योगफल होगा 19 गुना 24। जैसे ही आप 20 संख्या के योग में से 19 संख्या का योग घटाएंगे तो वही 8वीं नंबर आपको नजर आएगा। अब आप देख लीजिए, 8 6 के 48, 48 और 4 52, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 12 पंचे 60, 12 कम 12, 6 18, 12 दूनी 24, 24 और 1 हो जाएगा 25। अब आप देखिए 470, तो ये आपका 470 हो जाएगा, और माइनस 19 चौको 76,
और 19 दूनी 38, 38 और 7 हो जाएगा 45। अब आप इनमें से इनको घटाएंगे तो मेरे मित्र आपका हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा? 14। तो यही 8वीं संख्या है 14। तो 19 संख्या का जो मेरे दोस्त हमारे पास औसत पहले से दिया हुआ था, अब हमें कहा कि उस 19 संख्या में से 8वीं संख्या को हटा दिया जाए। तो बताओ मेरे दोस्त, अगर 19 संख्या में से 8वीं संख्या को हटा दोगे तो 19 संख्या का औसत 24 था, तो योगफल 19 गुना 24 हो जाएगा। अब इसमें से 8वीं नंबर को हटाओगे, यानी मेरे मित्र 14 को हटाओगे, तो क्या बचेगा? तो ये हो जाएगा 456। उसमें 14 घटाओगे तो आ जाएगा कितना? 442। 442। तो ये जो 442 है, ये कितने संख्या का योग है? अब 19 में से एक संख्या को हटा दिए तो 18 संख्या का। तो लो मेरे दोस्त, 18 नंबर का अगर हम एवरेज निकालने जाएंगे तो 442 और बटे में क्या? तो मेरे दोस्त 18। तो ये हमारा हो जाएगा 221 और बटा में कितना? 9। भाग दीजिए। अब 9 दूनी 18, बचेंगे 4 यानी 41, और 9 चौको 36, बचेगा 5, 0 50, 9 पचे 45। ठीक है, बच जाएगा 5, फिर 9 पचे 45, यानी आप 24.5। तो ये मेरे दोस्त जो हमारा 5 5 5 5 होता रहेगा, इसी को तो शॉर्टकट में हम लिख पाएंगे 24.6, क्योंकि दशमलव के एक अंक तक ही बोला है। तो दशमलव के एक अंक तक बोला है तो दूसरा डिजिट को रिप्लेस करिएगा। तो याद रखिए, जिस डिजिट को रिप्लेस करिएगा अगर वो 5 या उससे बड़ा है तो वो अपने पहले वाले को एक फॉरवर्ड करता है। तो जैसे ही 5 इसको एक फॉरवर्ड करेगा तो ये हमारा 24.6 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 24.6 हो जाएंगे। अब देखो इसको, ये क्या है? कहता है कि प्रथम 60 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? प्रथम 60 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? अब ये देखिए, प्रथम 60 प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगा, 3 4 5, कहाँ तक जाएगा? ये 60 तक जाएगा। तो ये हो गया प्रथम 60 प्राकृत संख्या। अगर हमसे कोई इसका एवरेज मांगेगा तो सीधा एवरेज हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे में 2, यानी 61/2। बोले तो क्या? बोले तो 30.5। 61/2 यानी कि 30.5। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे दोस्त ये क्या लिखता है? 16, 9 और 16, 4 और 9 के मध्य समानुपात का अंतर क्या होगा? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि दो नंबर का मीन प्रपोर्शन क्या होगा। दो नंबर का मीन प्रपोर्शन क्या होगा? अब दो नंबर का मीन प्रपोर्शन होगा रूट के अंदर ए बी। ठीक है, तो आप ही सोच लीजिए कि 9 और 16 का मीन प्रपोर्शन क्या होगा? रूट के अंदर 9 गुने 16, है ना। और 4 और 9 का मीन प्रपोर्शन क्या होगा? 4 गुने 9। अब यहाँ देखिए, ये हमारा 4 तिया 12 है और ये हमारा 2 तिया 6 है। 12 और ये 6, इसका मतलब कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। तो आपने यहाँ पर देख लिया 6 का अंतर है, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, कोई कोड नहीं है मेरे दोस्त, कोई कूपन कोड नहीं है, वो बस ऐसे ही है, कूपन कोड कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, आओ अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन। ये क्या है? 50,000 का 120% का 0.08% के बराबर क्या होगा? तो आप यहाँ देखिए, 50,000 का 120% का 0.08% कितना होगा? अब आप यहाँ देखिए, ये हमारा डबल जीरो हो गया। अब ये 4 जीरो से 4 जीरो, ये 20 छके 120 और 20 पंचे 100, 5 से 5 चला गया। अब 6 अठे हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको देख लो मेरे दोस्त। अजय ने किसी वस्तु को 30% की हानि पर 84 में बेचा। अगर वो 120 में बेचता तो कितना लाभ या हानि होता? देखो, 30% के लॉस पर बेचने का मतलब 70% में बेचना।
तो जब 70% में बेचा तो 84 में बेचा। अगर आपको सीपी चाहिए तो 100% का मान निकालिए। 70 का मान 84 तो 100 का मान क्या होगा, 84/70 और इंटू में 100। अब ये देख लीजिए क्या है ये। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 0 से 0 हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये 12 हो जाएगा 120, यानी सीपी हो गया 120। और अब क्या कह रहे हैं दूसरी बार में कि अगर 120 में ही बेचे तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब आप ही सोच लीजिए ना कि 120 जिसका सीपी है, अगर वो 120 में ही बेचेगा तो ना लाभ होगा ना हानि, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसको देख लो थोड़ा सा। देखो ये कह रहा है कि किसी वस्तु पर 3 क्रमिक छूट दी गई है, उसमें एक ग्राहक को अंकित मूल्य इतना से इतना कम भुगतान 12,500 से 2366.8 रुपये कम भुगतान करना पड़ा। यदि आरंभिक 2 डिस्काउंट इतना और इतना है तो बताइए जरा सा तीसरी छूट क्या होगी। तो मेरे मित्र तीसरी छूट क्या होगी जरा निकाल के बताओ आप लोग दिखाओ जरा सा तीसरा डिस्काउंट क्या होने वाला है। इतना आसान क्वेश्चन है, चीज को थोड़ा सा समझो। ठीक है, देखो मेरे दोस्त कैसे इसको सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको ये बात पता है क्या, क्या देखना, 12,500 रुपये जो है ना, ये मेरे दोस्त इसकी एमआरपी है। क्या है इसकी एमआरपी। ठीक है, अब ये देखिए पहला डिस्काउंट है 12% की। 12% की डिस्काउंट का मतलब क्या है, 88% में बेचना। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट है 6%। 6% के डिस्काउंट का मतलब क्या है, 94% में बेचना। ठीक है मेरे दोस्त, अब 2 लगातार डिस्काउंट देने के बाद क्या प्राइस बचता है तनिक ये भी हमें देखना होगा। तो 2 डिस्काउंट देने के बाद हम तो देख रहे हैं कि 20 से 20 तो चला गया हमारा, और ये 25 बचे और 25 चौको, और 4 से यहाँ पर अगर देखा जाए तो हो जाएगा 22। 22 पंचे 110, 110 को 94 से गुना करेंगे 0, 94 कम 94, और 94 कम 94 में 9 जोड़ेंगे, 9 4 13, 9 1 10, 100, यानी कि 10,340। तो मेरे मित्र 2 डिस्काउंट देने के बाद 10,340 प्राइस बच जाता है। लेकिन हमें ये कहा गया कि फाइनल जो एसपी चुकाया गया, फाइनल एसपी जो चुकाया गया वो कितना चुकाया गया। तो इसके लिए मेरे दोस्त 12,500 में से आप क्या करिए, 2366.8। हमें क्वेश्चन तो स्पष्ट लिखा है, इस एमआरपी से इतना कम चुकाना पड़ा। तो आखिर चुकाना क्या पड़ा, तो एमआरपी से जितना कम चुकाना पड़ा उसको हटाइए ताकि पता चले कि कितना चुकाना पड़ा। तो ये आपका 2 हो जाएगा। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, और ये मेरे दोस्त 4, 4 में से 3 गया तो 1, और ये हो जाएंगे क्या 10, 10 सॉरी 12, 12 में से 2 गया तो 10। यानी आप ये समझिए, आपको कहा ना 3 लगातार छूट के बाद इस एमआरपी के चीज को इतना कम चुकाना पड़ा। एमआरपी से इतना कम चुकाने का मतलब इतना चुकाना, यानी कि 10,133.2। ठीक है भाई, 10,133.2 इतना चुकाया गया। तो बताइए जरा तीसरा डिस्काउंट कितने का होगा। तो 2 डिस्काउंट देने का बाद ये प्राइस बचा, लेकिन उसको चुकाना ये पड़ा। तो बताइए तीसरे छूट कितने की होगी। अब तीसरे छूट कितने की होगी, तो इसमें से आप इसको हटाइए, तो ये हमारा हो गया 8। ठीक है, अब 9 में से 3 गया तो ये मेरे दोस्त हमारा 6 हो गया। अब यहाँ देखना मेरे दोस्त, 3 में से, ध्यान दो, 3 में से 3 गया तो ये मेरा 0 होगा। ओके, 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा। 1 मिनट, अच्छे से घटाओ मेरे दोस्त, ये हमारा 8 पॉइंट। अब 9, 9 में से 3 गया तो मेरे मित्र ये हमारा 6 बचेगा, और यहाँ बच गया 3, 3 में से 3 गया तो ये हमारा 0 होगा। ठीक है, अब ये है 3, अब 3 में से 1 गया तो ये मेरा 2 हो जाएगा, यानी 206.8। तो मेरे मित्र 206.8 इतने की हमारा तीसरा डिस्काउंट है। तो इतने का तीसरा डिस्काउंट है, ठीक है भाई, किस पर, 10,340 पर।
इंटू 100। अब आप यहाँ से डेसिमल हटाइए, एक जीरो और आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इससे ये 2 बार में कटेगा 2% की। यानी मेरे दोस्त हमारा जो तीसरा डिस्काउंट है वो कितने की है? 2% की, 2% की। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा 24 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। जो थोड़ा कैलकुलेटिव है तो कैलकुलेटिव तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास आपका नंबर नहीं था, मेरा सिलेक्शन 9th-10th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक झा, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे दोस्त। आप जब भी आपको टाइम मिले आप सेंटर पर आइए और सेंटर पर ज़रूर मिलिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट, काफ़ी अच्छा लगेगा मेरे दोस्त, आप सेंटर पे जरूर आओ। आइए तो क्वेश्चन नंबर 25 आपकी सेवा में है, ज़रा बताइए इसका आंसर क्या है, सॉल्व करके बताइए। अब देखिए हमसे कहा गया है यदि ब्याज की दर पहला वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 6%, तो ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने की स्थिति में इस प्रिंसिपल की राशि पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, पहला साल रेट अगर 4% है यानी 1/25 से बढ़ रहा है पैसा, दूसरा साल 5% है यानी 1/20 से बढ़ रहा है पैसा, और तीसरा साल 6% है यानी मेरे दोस्त 3/50 से बढ़ रहा है पैसा। ठीक है, अब ये देखिए ये प्रिंसिपल है और मेरे दोस्त ये हमारा अमाउंट है। अब प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लगाएंगे तो थोड़ा देखिएगा, 1/25 से बढ़ने का मतलब है 25 से 1 बढ़कर 26 हो जाएगा, 1/20 से बढ़ने का मतलब है कि 20 से 1 बढ़कर हमारा 21 हो जाएगा, और 3/50 से बढ़ने का मतलब है 50 से 3 बढ़कर ये मेरा 53 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अगर देखते हैं तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 3 साल के अंत में, तो देख लीजिए यहाँ पर 50 गुने 20 ये हो जाएगा मेरा 1000, 1000 को 25 से गुना करेंगे तो ये मेरा 25,000 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए क्या होगा, तो 26 गुने 21, तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, और 52 और 2 कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे। ठीक है भाई, इसको गुना करना है हमें 53 से, 53 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ 6 तिया 18, 4 तिया 12, 12 और 1 13 हो जाएगा, और ये 5 तिया 15, 1 16 हो जाएगा, 5 छके 30 हो जाएंगे, 5 चौके 20 और 5 छके 30, 5 चौके 20 और 3 23, अब 5 बचे 25, 25 और 2 हो जाएगा 27। मेरे दोस्त कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, 8 हो गया, 3 हो गया, ये मेरे पास 9 हो गया, और ये मेरे पास और 8 ये मेरे पास 2 हो गया, है ना। तो इस तरह से आपने देखा 28,938। आप मुझे ये बताओ कि मेरे दोस्त यहाँ पर इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दो तो हो जाएगा 3938, यही आपका इंटरेस्ट बनेगा, और इसी का मान हमें निकालना होगा। अब एक्चुअल में इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है इस प्रिंसिपल का मान कितना, 10,000 दिया हुआ है, 10,000। अब बताइए 25,000 का मान अगर 10,000 है तो एक रेशियो का मान क्या होगा, एक का मान हो जाएगा 10,000 और बटे में 25,000, और जब एक का मान 10,000 बटे 25,000 तो इसका मान क्या होगा, तो मेरे दोस्त हो जाएगा 3938, और गुणे यहाँ आप देख लीजिए 2 बचे और 5 बचे यानी हो जाएगा 2/5, 2/5। आप मेरे मित्र इसे सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करिएगा, हम 2/5 कहाँ से लाए हैं, यहाँ से काट करके। अब अगर आपको इसको जल्दी सॉल्व करना है तो आप एक काम कर लो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ताकि 4 रहेगा, 4 8 32, ठीक है, और 4 तिया 12, 12 3 हो जाएगा 15, और 4 9 में 36, 36 और 1 हो जाएगा मेरे दोस्त 37, और 4 तिया 12, 12 और 3 हो जाएगा 15, और बटे में 10, बटे में 10, 10 का मतलब क्या, एक अंक पहले डेसिमल, एक अंक पहले डेसिमल मार देंगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 1575.2, तो 1575.2 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या कीजिएगा, कैलकुलेशन रहे तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाई, श्रद्धा बैच और अर्जुन बैच में क्या अंतर है, श्रद्धा बैच कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन है और अर्जुन बैच सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ठीक है भाई, पेड कोर्स कहाँ से लेंगे, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन से, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन से। चलिए अब इसको देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है ये। मेरे दोस्त कहते हैं समान धारिता क्षमता की दो, समान धारिता क्षमता का मतलब समान वजन वाले 2 बोतल
संतरे के रस से इतना और इतना % भरा हुआ है और बाकी सेब के रस से पूरा भर दिया गया। मतलब एक बोतल में संतरा का इतना रस है, दूसरे में संतरा का इतना रस है, और बाकी जो बच गया उसको सेब के रस से भर दिया गया। कहता है कि फिर दोनों बोतलों की सामग्री को एक दूसरे मतलब एक अलग बर्तन में खाली कर दी जाती है, तो बताइए उसमें सेब के रस का प्रतिशत क्या होगा। सेब के रस का प्रतिशत क्या होगा। बड़ा आसान है मेरे दोस्त, यहां देखिए, संतरा और सेब दोनों की बात किया गया। ठीक है, हमें यह कहता है कि पहला बर्तन में, यहां ध्यान देना, पहला बर्तन में संतरे के 35% मात्रा है और दूसरे बर्तन में संतरे के 33.1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक है भाई, तो देखो पहला बर्तन में अगर 35% संतरा है तो 65% सेब का रस होगा। दूसरे में कहा इतना प्रतिशत संतरा है, यानी 1/3 संतरा है। 1/3 संतरा का मतलब हुआ 3 में से 1 संतरा। तो अगर 3 में से 1 संतरा है तो बताइए सेब का रस कितना। तो 3 में से 1 अगर संतरा होगा तो मेरे मित्र 2 बच जाएगा जो सेब का रस हो जाएगा। दूसरे बर्तन में 1/3 संतरा का रस है, यानी 3 में से 1 संतरा का रस है, तो बच गया 2 जो कि सेब का रस होगा, क्योंकि सेब के रस से ही पूरा भरा गया है खाली जगह को। अब आप यहां देख सकते हो मेरे दोस्त कि ये आपको क्या दिखेगा, 7×5 = 35 और ये दिखेगा 13×5 = 13×5 = 65। अब क्वेश्चन क्या बोला है पहले इस पर विचार किया जाए। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो हमें कहा है कि दोनों का वजन सेम है। देखिए क्या वाकई वजन सेम है। यहाँ 13 और 7 मेरे दोस्त हो जाएगा 20, और वहाँ 1 और 2 वजन हो जाएगा 3। तो ये तो हमें सेम नहीं दिख रहा है, लेकिन वजन को तो सेम करना होगा। तो कैसे सेम करेंगे, दोनों के एलसीएम, दोनों को सेम कर दो। सेम करने के लिए एलसीएम लीजिए 60, 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई। अब वहाँ 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 3 से करना होगा, यहाँ भी 3 से। वहाँ 20 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 20 से करना होगा और यहाँ भी 20 से करना होगा। अब जैसे ही मात्रा आपने सेम किया और सेम मात्रा ही बोला था, समान धारिता बोला था, आपने समान कर दिया है। अब आप संतरा को संतरा में और सेब को सेब में जोड़िए। 21 और मेरे दोस्त 20 कितना हो जाएगा, 41। और यहाँ देखिए 13×3 = 39 और +40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 79। हमें किसका मात्रा मांगा है, हमें कहा है सेब। सेब का प्रतिशत बताइए। तो बोलिए सेब है कितना, सेब है 79। कितना में, 120 में। बताइए जरा 100 में क्या होगा। अब यहाँ से देखेंगे 20 पंचे और 20 छक्के, तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 65.5/6%। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वेरी डेंजरस है ना, कैलकुलेटिव। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, क्वेश्चन तो कैलकुलेशन वाली होनी ही चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे और तभी आपको काम करने में मजा भी आएगा, है ना। चलो ये हमारा था 26 नंबर क्वेश्चन। आते हैं अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 देखो, ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 10 और 5 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और बी उस काम को मेरे दोस्त 5 दिन में कर सकता है। अगर यहाँ पर हम टोटल वर्क लेने जाएंगे, 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा, अब आप ही सोच लीजिए। 10 और 5 का एलसीएम तो हमारा 10 ही होगा। एक दिन में एक काम और मेरे दोस्त एक दिन में 2 काम। आप कहोगे हाँ सर। अब कह रहे हैं कि दोनों 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करता है और काम अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। सी अकेले इस काम का 40% कितने समय में करेंगे। देखिए सबसे पहले दोनों 2 दिनों तक काम करता है, तो ए और बी जो हैं वो हमारा 2 दिन तक काम करता है। मेरे मित्र ये हमारा 2 दिन तक काम करता है। तो तनिक सोचना है कि ए और बी, 1 और 2 3, एक दिन में 3 काम, तो बताइए 2 दिन में कितना, 6 काम तो मेरे दोस्त ए बी ने कर दिया। इसके बाद बी के स्थान पे सी आ गया। ठीक है, तो बी के स्थान पे सी आ गया, इसका मतलब ए था ही, बी के स्थान पे सी आ गया।
अब कह रहा है कि अगले 3 दिन में पूरा काम खत्म हो गया। भैया अगर 10 में 6 काम यहीं पर हो गए तो काम बच गए कितने? काम बच गए 4। और इस 4 काम को अगले 3 दिन में कंप्लीट कर दिया गया। तो आप ही तनिक सोच के देखिए, अगर 4 काम को 3 दिन में किया गया है, इसका मतलब है कि एक दिन में कितना काम किया गया होगा? 4/3 काम किया गया होगा। और याद रखना, एक दिन के काम को ही क्षमता कहते हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पर, ए की क्षमता कितना है? 1। ए बी की एक साथ क्षमता है 4/3। बताइए, ए सी का क्षमता है 4/3, जिसमें ए है 1, तो सी क्या होगा? तो ए सी का जो कंबाइंड क्षमता है उसमें से ए का क्षमता हटा दीजिए, जो बचेगा ये हमारे सी का क्षमता हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे सी का क्षमता, है ना। अब कह रहे हैं कि यही सी पूरे काम का 40%, पूरे काम का 40% कितने टाइम में करेंगे? तो सी की क्षमता तो 1/3 है, ठीक है। तो मेरे दोस्त इसको कितना टाइम लग जाएगा? 12 दिन लग जाएगा, 12 दिन। तो 12 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप में से जिनको 12 दिन आया होगा, करेक्ट रहा होगा। बिहार स्टेट का नया बैच कब आएगा? देखते हैं, जल्द ही आपको बिहार स्टेट का भी एक बैच प्रोवाइड कर देते हैं। हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बढ़ो। अब मेरे दोस्त इसको देखो कि ये क्या है। कहता है कि ए अकेला एक कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी 25% अधिक कार्यकुशल है। सी अकेला उसी कार्य को 20 से 12 दिन कम में कर सकता है। सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है। यदि वे सारे एक साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब देखो, ये भी थोड़ा सा अच्छा सवाल है। क्या कहा है? ए 2/5 भाग 12 दिनों में करते हैं। तो ए जो है ना, 2/5 भाग काम 12 दिनों में करते हैं, तब तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? 30 दिन में करेंगे, ठीक है। लिखता है कि ए की तुलना में बी 25% ज़्यादा कार्यकुशल है। यानी ए और बी के क्षमता का रेशियो लेंगे कि ए से 40%, ए से 25% ज़्यादा बी कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी 25% ज़्यादा कार्यकुशल है, तो इसकी कुशलता 100 मान लो तो 125 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इफिशियंसी का रेशियो हमें 4:5 नजर आएगा। फिर देखना, कहता है कि सी अकेला उस काम को 20 से 12 दिन कम में पूरा करते हैं और सी की तुलना में डी 25% कम कार्यकुशल है। सी और डी के कुशलता की बात करें तो सी की तुलना में डी 25% कम कुशल है, तो सी की कुशलता 100 मानिए, इससे 25% कम यानी कि 75। तो मेरे दोस्त इसके इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 4 और अनुपात कितना? 3 हो जाएगा। आप सब जानते हैं इफिशियंसी के इन्वर्स रेशियो में टाइम होता है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4 और यहाँ पे टाइम का रेशियो हो जाएगा ये हमारा 3:4। ठीक है भाई, क्षमता के इन्वर्स रेशियो में टाइम, क्षमता के इन्वर्स रेशियो में टाइम। अब आपको इस क्वेश्चन में एक चीज़ पता है कि ए के द्वारा फिनिशिंग है 30। तो देखो ए के द्वारा फिनिशिंग टाइम कितना है? 5 रेशियो, जो कि दिन में मेरे दोस्त 30 दिन है। तो जब 5 रेशियो का मान 30 है, आई मीन 6 गुना है, आप इसको भी 6 गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 24 दिन। इस प्रकार आप बी का फिनिशिंग निकाल लिए 24। अब एक काम और दिया हुआ है, कहोगे वो क्या? हमें पता है कि सी अकेला काम को करने में 20 से 12 दिन कम लेता है, यानी कि सी की जो टाइमिंग है, सी की जो टाइमिंग है वो मेरे दोस्त 20 से 12 दिन कम है, 20 से 12 दिन कम। अब आप ही देखिए, बी के समय से 12 दिन कम करेंगे तो 24 दिन में से 12 दिन कम करेंगे तब तो ये 12 दिन आ जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। तो देख लो भाई, सी का टाइमिंग 20 से 12 दिन कम था, 12 दिन कम कर दिए, 12 दिन आ गया। तो 3 का मान अगर 12 है, इसका मतलब 4 गुना, तो मित्र मेरे यहाँ भी आप 4 गुना कर दो, तो हो जाएगा आपका ये 16 दिन। यानी डी के द्वारा फिनिशिंग टाइम हो जाएगा 16 दिन। तो इस तरह से आपने देखा कि ए बी और सी चारों का, ए बी सी डी चारों का फिनिशिंग हमें टाइम मिल गया। ए फिनिश करता है 30 दिन में, बी 24 दिन में, सी 12 दिन में और ये 16 दिन में। अब हमें कह रहा है कि चारों मिलकर ये काम करे तो कितना टाइम लगेगा? तो मेरे दोस्त उसके लिए सबसे पहले आपको काम निकालना होगा, ठीक है।
उसके लिए सबसे पहले आपको काम निकालना होगा, क्योंकि रेशियो अलग है, रेशियो अलग है, इसलिए एफिशिएंसी का हेल्प लेकर काम निकालेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब इस टाइम के अकॉर्डिंग ए का फिनिशिंग, बी का फिनिशिंग, सी का फिनिशिंग, डी का फिनिशिंग है, इसके अनुसार एक नया वर्क निकालना होगा। तो अब टोटल वर्क अगर निकालिएगा 30, 24, 12 और 16 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 480। कितना हो जाएगा? 480। तो 16 तिया 48, क्षमता 16 हो जाएगा। 24 दूनी 48, क्षमता 20 हो जाएगा। 12 चौको 48, क्षमता 40 हो जाएगा। और 16 तिया 48, क्षमता 30 हो जाएगा। और अब मेरे दोस्त अगर ये सभी मिलकर इस काम को करेंगे तो क्या होगा? तो आप कहिए करना है 480 काम, और चारों मिलके करेंगे तो 16 और 20 36, 36 और 40 76, 76 और 30 कितना हो जाएगा? 106। तो क्या हो जाएगा? 240 और बटे में 53। इतना दिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस काम को लगेगा, यानी 240 बटे 53। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। IMTGT सेलेक्टेड सूरज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे दोस्त। जब भी पटना आओ अपने सेंटर पे जरूर आओ। सेंटर का जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपना एक फ़ोटो, अपना एक मोबाइल, अपना एक रोल नंबर जरूर सेंड करना। यहाँ से आपको रिजल्ट बनाकर भेजा जाएगा। काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा। ठीक है दोस्त, चलो चढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। अब देखिए हमें कहा कि एक पुलिसकर्मी को 650 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। ठीक है, हम ये देख पा रहे हैं कि मेरे दोस्त 650 मीटर की दूरी पर एक पुलिस को एक चोर दिखाई देता है। एक चोर दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान देना मेरे दोस्त, एकदम प्यार से। अब ये देखिए पुलिस चोर को देखता है। ठीक, चोर की स्पीड कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर। और पुलिस की स्पीड कितना है? 10.5 किलोमीटर पर आवर। हमें कहता है 12 मिनट के बाद चोर पुलिस के बाद कितना दूरी, चोर पुलिस के बीच कितना दूरी रह जाएगा? तो सबसे पहले 12 मिनट में देखो दूरी कितना ट्रेवल हो रहा है, जरा देखना तो डिस्टेंस क्या ट्रेवल हो रहा है। तो देखो स्पीड क्या काम करेगा? 10.5 माइनस 8, दो स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रहे, घट के काम करेगा। 10.5 माइनस 8 यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना? 12 मिनट। 12 मिनट। एक काम कर लो मेरे दोस्त, मिनट को सेकंड में बदलो, 60 से गुना कर दो, और इस किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। डेसिमल हटाओगे एक जीरो नीचे हो जाएगा, एक जीरो से जीरो को कट कर दो, 6 तिया 18 हो जाएंगे, 3 चौको 12 भी हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से नजर आएगा 25 चौके 100, 100 पचे 500, यानी 500 मीटर तय हो गया, तय हो गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पुलिस और चोर के बीच में गैप कितना था? गैप था 650, जिसमें 500 तय हो गया। इसका मतलब बचा कितना? देखिए इसका मतलब बच गया 650 मीटर में अगर 500 मीटर तय हो गया, इसका मतलब बच गया है केवल 150 मीटर। कितना बच गया है? केवल 150 मीटर। ठीक है दोस्त, आओ आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज स्टडी सेंटर। मेरे दोस्त हर क्वेश्चन के सिंपल सॉल्यूशन नहीं होते, कुछ क्वेश्चन के कैलकुलेशन ढंग से करने पड़ते हैं। क्या करूं? अगर कैलकुलेशन नहीं करूंगा तो मज़ा भी आपको नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा तो मेरे दोस्त काम करने होंगे। कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेगा तो कैलकुलेशन करना होगा। अब जैसे देखो यही क्वेश्चन है, अब आप कहोगे इसको शॉर्टकट में उड़ा दो, तो मेरे दोस्त ऐसे तो नहीं होगा ना। सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ता है। देखिए एक नाव 7.2 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 3.2 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय कर सकती है। यह 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में
24 मिनट में तय कर सकती है। धारा की दिशा में जाते हुए नाव की गति क्या होगी? धारा की दिशा में जाते हुए नाव की गति क्या होगी? अब समझो, सबसे पहले धारा की दिशा में नाव की गति का मतलब यह है कि b प्लस एस का मान आपसे मांग रहा है, बोट प्लस स्ट्रीम। बड़े आराम से काम करेंगे, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन होगा। धारा की दिशा, ये धारा का विपरीत। अब सारे लोग पहले सुनो, मैं कुछ बात कर लूं फिर आपको पढ़ाऊंगा, पहले समझो। मेरे दोस्त, ये रेलवे नहीं है, ये एसएससी नहीं है जहां पर 4 ऑप्शन है। अगर 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन आंसर होगा। यह है बीपीएससी। यहां पर वेरीफाई करने वाले भी 2 ऑप्शन होते हैं, या जो वेरीफाई कर रहा है वो आंसर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में नन ऑफ दीज अवेलेबल है। हर क्वेश्चन में मोर देन 1 ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है नन ऑफ दीज होने के कारण। अब नन ऑफ दीज है, आप मेरे दोस्त थोड़ा भी कंफ्यूजन में आ गए, आपको दूसरी बार सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए बीपीएससी को पास करना, बीपीएससी शिक्षक को पास करना और रेलवे एसएससी को क्वालिफाई करना, दोनों में बहुत अंतर है। रेलवे एसएससी क्वालिफाई करना, आई मीन रिजल्ट लेना, सिलेक्शन लेना, बीपीएससी के मुकाबले आसान है। लेकिन बीपीएससी में आसान नहीं है मित्र, क्योंकि यहां पर 5 ऑप्शन पूरी कहानी ही खत्म कर देते हैं, यानी बैंड बजा देते हैं शॉर्टकट रूल के। आपको यहां पर मेहनत करना होगा, यहां पर आपको काम करना होगा, हर क्वेश्चन को वेरीफाई करना होता है, तब जाके आप सिलेक्शन की ओर पहुंचते हो। इतना आसान काम नहीं होता। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अब समझो मेरे दोस्त। मेहनत, सबसे पहली बात, बीपीएससी पास करने के लिए करेजा में पेशेंस चाहिए। आपके पास पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रखोगे, हिम्मत बनाकर काम करोगे, तभी आप क्वालिफाई करोगे। कूद के इधर से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, मेहनत करना होगा, बाकी चॉइस इज योर्स। ध्यान दो मित्र मेरे। एक नाव धारा की दिशा में 7.2 किलोमीटर और धारा के विपरीत 3.2 किलोमीटर जब जाता है तो 2 घंटे का टाइम लेता है। अब कह रहा है कि अगर धारा की दिशा में 1.5 किलोमीटर और धारा के विपरीत 0.6 किलोमीटर जाता है, तो मेरे दोस्त ये 24 मिनट का समय लेता है। एक काम करो, 24 मिनट को घंटे में बदल लो, हो जाएंगे 2/5। तो मित्र मेरे, यहाँ पर आपको 2/5 घंटे नजर आने लगेंगे। अब आप ये भी जानते हो, धारा की दिशा में जाएगा, दिशा वाली चाल काम करेगा। धारा की दिशा में दिशा वाली चाल काम करेगा, धारा के विपरीत विपरीत वाली चाल काम करेगा, धारा के विपरीत विपरीत वाली चाल काम करेगा। तो मेरे मित्र, चाल दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे साल समय, दोनों समय मिलके इतना, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, दोनों समय मिलके इतना। अब मेरे दोस्त, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दो। आपको तो b प्लस एस का मान चाहिए, तो b प्लस एस को जिंदा रखो, b माइनस एस को काटने का जुगाड़ लगा। b माइनस एस तभी कटेंगे जब 3.2 और 0.6 इसका मेरे दोस्त एलसीएम लोगे। कुछ देर के लिए भूल जाओ कि डेसिमल भी है। अगर 32 और 6 है, एलसीएम लेने जाएंगे तो मित्र मेरे क्या हो जाएगा 32 और 6 में 32 को एलसीएम मानते हैं, 32 दिया 96। तो बताइए, इसको 96 और ये मेरे दोस्त हमारा 0.6। तो हम कह रहे कि 96 तो तब होता जब डेसिमल नहीं होता। डेसिमल है तो मेरे दोस्त आप क्या कर लो, 48 है ना, डेसिमल के कारण इसका क्या हो जाएगा 48 एलसीएम हो जाएगा। 48, अरे छोड़ो ना, आप इक्वल कर लो बस किसी तरह से। तो 48 मेरे दोस्त इसका एलसीएम हमें दिख रहा है। ठीक है, कैसे? तो आप इसको 15 से गुना कर दो, 48 हो जाएगा, और इसको आप 80 से गुना कर दो, 48 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो 32 और 6 का एलसीएम तो 96 होगा, लेकिन 48 इसलिए होगा क्योंकि ये 3.2 है और ये 0.6 है। ठीक है भाई, तो 15 से गुना इसमें किए और 80 से गुना किसमें किए, ये 48, ये 48, मतलब सेम हो गया। तो फिर यहाँ 15 से अगर गुना किए हो तो मित्र मेरे इधर भी 15 से करना होगा और इधर भी 15 से करना होगा। यहाँ 80 से किए हो तो यहाँ भी 80 से करना होगा और यहाँ भी 80 से करना होगा। अब आप आराम से मित्र इसे घटा लो, घटाओगे 48/b माइनस एस प्लस में 48/b माइनस एस माइनस में खत्म हो गया। ये देखो तो ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएंगे हमारा 120। तो मेरे दोस्त 108 में 120 जाएगा तो माइनस में 12/b प्लस एस। और यहाँ देख लो
30 में से 16 दूनी 32, तो 30 में से 32 जाएगा -2 हो जाएगा, तो यहाँ से b + s कितना आ जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 6 हो गया। सारे क्वेश्चन आसान नहीं होते मेरे दोस्त, काम तो करने पड़ेंगे। सर आप हल करते हैं तो हम सिर्फ देखते हैं, क्या फ़ायदा सर, ये सब क्वेश्चन पहले सॉल्व करने के लिए दीजिए। हाँ अवेलेबल है, अवेलेबल है मेरे दोस्त। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए ना। बीपीएससी टीआरई 4.0 न्यू टेस्ट सेशन 1 में नजर आएगा। ये सेशन 1 का ये 15वां टेस्ट है। हर सेशन में 20 सेट रहता है, वहीं से आपको पीडीएफ मिलेगा। 99 टका लगेगा आपको, और फिर पीडीएफ आराम से प्राप्त करोगे, बोर्ड पीडीएफ भी प्राप्त करोगे। अब चलो 31 नंबर क्वेश्चन करें। अब यहाँ से थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए हमारे पास एक चतुर्भुज है और हमें कहा गया कि चतुर्भुज के दो कोनों में से प्रत्येक 65 है। दो कोनों में से प्रत्येक 65, ठीक है मेरे दोस्त। कह रहा है दूसरे दो कोण भी आपस में इक्वल हैं, तो बताओ उनका मान क्या होगा। अब दो कोण 65 है, कहा बाकी जो दो कोण बच गया है वो आपस में बराबर है। तो मैं पूछता हूँ तेरे चतुर्भुज के चारों कोण 360, जिसमें 65 हो जाएगा 130, हटाओगे तो बच जाएगा 230। अब 230 को बराबर बराबर बांटोगे 115, ये भी हो जाएगा 115, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 115। 115 आओ बढ़ो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा हो गया 32 नंबर सवाल। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -4 और 4,0 को मिलाने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 3:1 में बांटती है। यानी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं एक पॉइंट है, और ये पॉइंट इन्हें किस रेशियो में बांटती है, 3:1 में बांटती है। तो विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो विभाजन बिंदु का x क्या होता है, mx2 + nx1 y में m + n, ठीक है भाई, my2 + ny1 और y में m + n। ध्यान देना। अब यहां देख लो मेरे दोस्त, mx2 करोगे, m है 3 और x2 है 4, तो 4 दिया हो जाएगा 12, nx1 1 और -4 तो हो जाएगा आपका -4 बटा m + n, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, my2 तो 3 गुना 0 0 हो जाएगा, ny1 1 × 4 तो 4 हो जाएगा, बाय m + 1 तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखोगे 8/4 यानी कि आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ से 4/4 हमारे पास 1 हो जाएगा। तो 2,1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2,1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अब ये सवाल क्या है, ये कहता है -5,6 और -6,5 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत और 2,3 से गुजरने वाली एक रेखा का समीकरण क्या होगा। बना के आंसर बताओ, आप लोग बताओ आंसर। आओ मेरे दोस्त ध्यान दो, यहां पर क्या है ये, सबसे पहले आप ये देखो, समझना अच्छे से। तुम्हारे पास दो पॉइंट है, एक -5,6 है और एक मेरे दोस्त -6,5 है। अब इस पर आपने परपेंडिकुलर डाला, हमें कहा कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर परपेंडिकुलर और किससे पास करने वाली, 2,3 से पास करने वाली। ध्यान से देखना अच्छे से, 2,3 से पास करेगी लेकिन इस पर आके लंब हो जाएगी। इस रेखा का समीकरण क्या होगा। तो एट फर्स्ट आपको ये बात पता होना चाहिए कि मेरे दोस्त अगर ये मेरा 2,3 है, यानी जिस लाइन का इक्वेशन मांगा है वो 2,3 से पास कर रही है, तो भैया इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। और अगर ये 2,3 से पास कर रही है, इसका मतलब इसके इक्वेशन को 2,3 सेटिस्फाई करेगा। आओ सेटिस्फाई करवाओ, 2,3 करोगे बिल्कुल सेटिस्फाई, 2,3 लिखोगे नहीं करेगा सेटिस्फाई, 2,3 लिखोगे नहीं करेगा सेटिस्फाई। यानी इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमें सेटिस्फाई करता नजर आ रहा है। 5 - 5 0, LHS = RHS। इसका मतलब उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x + y - 5 = 0। लेकिन अगर हम मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए मेरे दोस्त हमें इसका स्लोप निकालना होगा।
तो उसको स्लोप निकालना है, उसके लिए इसका स्लोप निकालना होगा। ठीक है, और याद रखना 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है y2 माइनस y2 माइनस y1, यानी कि 5 माइनस 6, x2 माइनस x1, x2 हमारा माइनस 6 है, और माइनस x1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 माइनस y1 और वो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यही है 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप। अब यहाँ से हो जाएगा -1y माइनस 1 यानी कि 1। अब बताओ मेरे दोस्त, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। m1 का स्लोप नहीं जानते, m2 का स्लोप 1 जानते हैं, बराबर -1, यानी m2 हमारा -1 हो गया। फाइनली ये -1 हो गया। अब आप पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिखो, क्या होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखो y माइनस y1, तो y1 वहाँ से देख लो 3 है, स्लोप -1 है, x माइनस x1, x1 हमारे पास 2 है। अब यहाँ से देखते हैं y माइनस 3 बराबर माइनस एक्स प्लस में 2, सबको एक काम करो, x को इधर लाओ, x प्लस वाई, -3 उधर जाके +3 यानी कि हो जाएगा आपका 5। फाइनली आप x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भाई मेरे, चलो थैंक यू वेरी मच। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया 33। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आइए थोड़ा आओ, चलो बाकी क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं, इसको लास्ट में फिर एक बार बता देंगे। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 बराबर 0 मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति निकालना है तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, 4ac, ए कितना मेरे पास है 3, और सी मेरे पास कितना है मेरे मित्र 10, तो हो जाएगा 16 और माइनस ये 12 120। कहने का मतलब क्या हो गया कि मेरे दोस्त यहाँ पर जैसे आपने बी स्क्वायर और मैंने 4ac किया तो हो गया 16 माइनस 120, यानी यहाँ से देखें तो माइनस में 104, इसका मतलब समझते हो लेस देन 0। और जब d लेस देन 0 हो जाए, d लेस देन 0, तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी। इमेजिनरी तो आप देखो इमेजिनरी है क्या, हमें कहता है कोई वास्तविक मूल नहीं, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, काफी संघर्ष हुआ। अरे संघर्ष क्या होगा मेरे दोस्त, अब इसको देखो यहाँ क्या है, ये कह रहा है कि मूल समान है। मूल समान है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 के बराबर होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac और मेरे दोस्त बराबर 0। मूल समान है मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। बताओ बी स्क्वायर तो बी तो यही है m+1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a कितना है 4 + m, और इंटू सी कितना है, सी है 1 से गुना करके क्या ही फायदा, बराबर 0। अब क्या करना है, m का मान पूछा है, ऑप्शन पुट कर लो, ऑप्शन पुट करो 0 और 5 पुट करो, 0 पुट करो 0, तो ये मेरे दोस्त सेटिस्फाई नहीं करेगा। 5 तो सेटिस्फाई कर गया, 0 सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि m का मान 0 रखने से बराबर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए यह आंसर नहीं जाएगा। 1 और 3 तो सेटिस्फाई होगा ही नहीं, लेकिन अगर आप 5 और 3 रखते हो तो 5 रखोगे तो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 5 रखोगे 9 चौके 36, 36 में 36 0 हो जाएगा, -3 तो -3 + 1 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 माइनस 4 0, बिल्कुल ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें कहता है दो संख्या के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योगफल दोनों संख्या के अंतर के बराबर है। दो संख्या का समांतर माध्य होता है दोनों को जोड़कर 2 से भाग, दो संख्या का गुणोत्तर माध्य होता है मेरे दोस्त √ab। दो संख्या का समांतर माध्य और दो संख्या का गुणोत्तर माध्य। हमें कहा समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योगफल जो है उस संख्या के अंतर के बराबर है, संख्या के अंतर के बराबर है। तो आप बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा। इसे सॉल्व मत कीजिए, ऑप्शन उठाइए। अब जैसे पहला ही ऑप्शन है 9 अनुपात, तो मेरे दोस्त ए है 9, बी है 1, रख के देखिए तो 9 + 1 10, 10/2, और ये हो जाएगा 9 और इंटू 1, यहाँ से 5 और यहाँ से 3 8। यहाँ भी देख लीजिए थोड़ा सा, ए का मान 9, बी का मान 1, कितना 8, 8 = 8,
यानी LHS बराबर RHS साबित कर दिया ऑप्शन नंबर ए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्योंकि वो AM और GM का योगफल दोनों संख्या के अंतर के बराबर कहा था, उसको वेरीफाई कर दिया, और कोई वेरीफाई नहीं करेगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तनिक इसको देख लो, ये क्या है। X किसी काम को 84 दिन में कर सकता है। X किसी काम को 84 दिन में कर सकता है। कह रहा है Y X से 50% कम कार्यकुशल है। Y जो है X से 50% कम कार्यकुशल है। तो अगर Y की क्षमता X से 50% कम है, यानी 50% कम का मतलब आधा, तो मेरे दोस्त X की क्षमता 2 मान लो, तो Y की क्षमता 1 हो जाएगा, 50% कम हो गया। कह रहा है कि Z उसी काम को 28 दिन में खत्म कर सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरे दोस्त Z के विषय में लिखा है कि Z उसी काम को कितना 28 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर लिखता है कि कार्य को पूरा करने के लिए Y ने शुरू किया, 3 दिन के बाद X उसके साथ आ गया, Z शुरुआती के 7 दिन के बाद आया। तो बताइए Z ने काम को पूरा करने के लिए कितना दिन काम किया। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्षमता के इनवर्स रेशियो में समय होता है, तो समय हो जाएगा 1:2। यानी आपने देखा कि ये X का समय है और मित्र मेरे ये हमारे Y का समय है। अगर X का समय 84 दिन है, तो 1 का मान 84, तो 2 का मान 168, ये हो जाएगा Y का क्या, तो Y का ये मेरे दोस्त समय हो जाएगा। तो लीजिए Y का फिनिशिंग टाइम हो गया 168। अब क्या करेंगे, इन तीनों कैल्शियम लीजिए, 168 ही होगा। 84 दूनी और 28, तो 28 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, और 168 से 1 बार में, यानी तीनों की क्षमता 2, 6 और 1 हो गया। कहता है क्या कि Y ने शुरू किया और 3 दिन के बाद X उसके साथ आ गया। अब ध्यान से देखना, Y स्टार्ट किया और 3 दिन तक किया, उसके बाद Y के साथ कौन आ गया, तो Y के साथ X आ गया। अब कहता क्या है, शुरुआती के 7 दिन के बाद Z आया। तो शुरुआती के 7 दिन का मतलब है कि यहाँ 3 दिन, तो यहाँ पर 4 दिन, 3 और 4 7, और 7 दिन के बाद Y और X तो था ही, Z भी शामिल हो गया। ठीक है, Z शुरुआती के 7 दिन के बाद आकर उसके साथ शामिल हो गया। तो आप ही बताइए मेरे दोस्त, Y अगर 3 दिन करेगा तो Y 1 दिन में 1 काम, तो 3 दिन में 3 काम। Y और X, तो Y और X 2 और 1 3, 4 दिन काम किया है, तो 4 दिया 12, 3 क्षमता से 4 दिन करेगा तो 12। अब आप बताओ 168 में 12 और 3 15, 15 काम तो हो गए। आप कहोगे हाँ जी सर। तो मेरे दोस्त अगर 12 3 15 काम हो गए, तो 15 हटाओ इसमें से, 15 अगर इसमें से हटाओगे 153 नजर आएंगे। अब 153 काम मेरे दोस्त करना है किसको, तीनों को एक साथ, तो 6 और 3 9, 9 क्षमता से काम होगा मेरे मित्र, 17 दिन का टाइम लगेगा। यानी कि इस काम को खत्म होने के लिए Z ने 17 दिन काम किया। Z ने कितना दिन काम किया, 17 दिन काम किया। तो मेरे दोस्त इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 17 दिन हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये कह रहा है कि बताओ सर 31 और बटे 2.5 डेसिमल हटाएंगे ऊपर 0, क्या कह रहा है, दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो 25 से भाग दे दीजिए ना, तो 25 से कम 25 बचेगा मेरे दोस्त कितना, 6, 25 दूनी 50, बचेगा कितना 10, 25 चौके 100, एक अंक बाद ही कट गया। तो मेरे दोस्त एक अंक के बाद ही ये दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा। तो एक अंक के बाद समाप्त हो जाएगा। यहाँ 2 अंक बोला, यहाँ 3 अंक बोला, यहाँ 3 से अधिक बोला, गलत हो गया। एक अंक के बाद ही तो समाप्त हो गया है। ठीक है भाई, चलो लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में यही बनाने का सिंपल तरीका है, ऊपर 1 1 है, ठीक है, इसका एक इसमें, इसका एक इसमें, इसका एक इसमें कॉमन दिखेगा। साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस मेरे दोस्त यहाँ पर 3 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 3 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 3 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ भी 3 है, तो कॉमन डिफरेंस भी एक समान है। तो सिंपल तरीके से सॉल्व करिएगा। 1 बाय कॉमन डिफरेंस, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। तो ध्यान दो, 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस, प्रथम पद के डिनोमिनेटर का सबसे छोटा मान, सॉरी कॉमन डिफरेंस तो मेरे पास 3 है ना मेरे दोस्त। 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, प्रथम पद के डिनोमिनेटर का सबसे छोटा मान, ये हमारा हो जाएगा 5। 1 अपॉन लास्ट टर्म, अंतिम पद के डिनोमिनेटर का सबसे बड़ा मान। बस 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस,
1 बाय फर्स्ट टर्म, तो प्रथम पद के डिनोमिनेटर का सबसे छोटा मान, अंतिम पद के डिनोमिनेटर का सबसे बड़ा मान। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3। एलसीएम लेने जाएंगे 85 हो जाएगा, 17 - 5 यानी कि 12 हो जाएगा, फाइनली 4/85 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4/85 हो गया। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारा ये मेरे दोस्त क्या हो गया, समाप्त। लेकिन हम उस क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व कर देते हैं जिसमें थोड़ी सी परेशानी आपको हुआ था। आओ देखते हैं कौन सा वो सवाल था। आओ इसको एक बार और सॉल्व कर देते हैं मेरे दोस्त। बस 1 मिनट की बात है, 1 मिनट में आपकी कहानी हो जाएगी समाप्त। अब यहां पर देखो, ये हमारा ए है। हमें कहा कि ए का हिस्सा जो है बी का 4/5, तब तो यहाँ से ए और बटा बी करने जाओगे 4/5 हो जाएगा। फिर हमें कहा बी का हिस्सा सी का 3/4 है, हो जाएगा बी और अपॉन सी, ये हो जाएगा 3/4। अब मेरे दोस्त आप इसको देखना, बी यहाँ भी है और बी हमारे पास यहाँ भी है, तो बी को सेम कर लो। बी दोनों जगह तो सेम होना चाहिए, तो 5 और 3 का एलसीएम 15, 15 बनाने के लिए 3 से गुना, 15 बनाने के लिए 5 से गुना, ऊपर 5 से तो यहाँ भी 5 से, और मित्र मेरे यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से। ठीक, थैंक यू। अब हमें क्या कहता है, कहता है सर सी अपने में से कुछ निकाल कर ए को देता है ताकि ए और सी का रेशियो 7:9 हो जाए। तो आप देख लो जरा सा, ए और सी का रेशियो पहले क्या है, ए हमारे पास 12 है और सी हमारे पास 20 है, यानी ए और सी का रेशियो लेंगे तो 4×12 और 4×5 20, यानी कि 3:5। अब कहा कि सी अपना में से कुछ निकाल कर ए को देता है जिससे कि ए सी का अनुपात 7:9 हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो सवाल ये है कि सी ने अपना कुछ हिस्सा निकाल कर ए को दिया, बाहर तो नहीं फेंका या बाहर से कुछ लाया तो नहीं। होगे कहना क्या चाहते हो, अरे भैया सी के पास रहे या सी के पास रहे या सी अपना कुछ हिस्सा ए को दे दे, योगफल तो सेम ही रहना है ना। बिल्कुल, क्योंकि बाहर तो फेंका नहीं और बाहर से तो लाया नहीं। तो देख लो योगफल पहले 8 था, जैसे सी अपना में से कुछ निकाल के ए को दिया तो योगफल हमारा 16 हो गया। और ये बताइए क्या ये न्याय संगत है योगफल का बढ़ना? बिल्कुल नहीं। अरे भैया सी ने ए को दिया, अब सी ए को दे चाहे ए सी को दे, योगफल जो पहले था वही योगफल आज होना चाहिए। नहीं है तो योगफल समान कर दीजिए। अब योगफल बोलिए ना, अरे सी अपना हिस्सा ए को दिया चाहे ए अपना हिस्सा सी को दिया, है तो यहीं पर, रेशियो भले ही चेंज हो जाए लेकिन योगफल तो सेम होना चाहिए, क्योंकि ना तो कुछ बाहर गया ना बाहर से कुछ आया, तो योगफल सेम होना चाहिए। नहीं है तो सेम करो, ये 16 है इसको 16 बनाओ, 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना करोगे, इसमें भी 2 से करोगे। तो अब आप ये बताओ, अगर सी ने ए को दिया है तो ए में कुछ वृद्धि होगा ना? आप कहोगे हाँ सर। तो देखो भाई ए में वृद्धि हुआ कितना, ये पहले 6 था अब 7 है, 1 की वृद्धि हुआ। तो सी ने ए को क्या दिया, तो देख लीजिए सी ने ए को क्या दिया है, तो जितना वृद्धि ए में हुआ है वही दिया है सी ने, यानी सी ने दिया 1। तो सी ने अपने हिस्से का कितना दिया, तो सी ने 1 दिया है ए को अपने हिस्से का, तो सी का अपना हिस्सा कितना है 10, यानी सी अपने हिस्से का 1/10 दिया है। ठीक है, चलिए तो थैंक यू वेरी मच। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उल्टा पुल्टा कुछ मत लिख देना, हम भी इंसान हैं, कभी ऊंच नीच हो जाता है, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।